गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पूर्ववर्ती लेक्चर में जो हमने बात की थी इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इवोल्यूशन के हमने डिफरेंट सिद्धांत थ्योरी हमने देखी, जिसके अंदर हम लामार्किज्म की हम बात कर चुके हैं, डार्विनिज्म की हम बात कर चुके हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की हम बात कर चुके हैं। उसके अगले अध्याय में आज हम बात करने वाले हैं उद्विकास का आनुवंशिक आधार। और उद्विकास के आनुवंशिक आधार वाले अध्याय में आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम एक सिद्धांत दिया हुआ है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और वो सिद्धांत दे रखा आपके हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग साम्य, ये आपके इस अध्याय के अंदर आपके दिया हुआ है। तो इस हार्डी विनबर्ग नियम को समझने से पहले हम कुछ टेक्निकल शब्दावली के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब भी हम हार्डी विनबर्ग साम्य की बात करेंगे तो बार बार हमारे पास में शब्द आएगा समष्टि, पॉपुलेशन। उसके बाद हम बात करेंगे जीन पूल। उसके बाद में हम बात करेंगे एलिन। उसके बाद में एलिनिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ये कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में अपने को जानना है। सबसे पहले मैं बात करूं किसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। हिंदी में मैं बात करूं तो आप इसको जनसंख्या या इसको समष्टि भी कहते हैं। तो जनसंख्या या समष्टि क्या होती है? कोई भी एक परिसीमित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों की जो संख्या होती है जो आपस में जनन कर सकती है। क्लियर? किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों की कुल संख्या जो आपस में जनन कर सके, और जनन कैसा? यादृच्छिक रूप से क्या कर सके? वो जनन कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या या समष्टि इसको कहते हैं। इसको हम मेंडेलियन पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, इसको हम पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। कई जगह आपको मेंडेलियन समष्टि लिखा हुआ सब मिलेगा। उसका भी यही मतलब है कि एक निश्चित क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों की संख्या जो आपस में यादृच्छिक रूप से जनन कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। दूसरा शब्द अपने पास में आया जीन पूल, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीन कोष। जीन कोष। तो जीन पूल क्या है? कोई भी एक समष्टि है, उस समष्टि में एक ही जाति के जीव हैं, और उस जीवों के जो कुल जीन हैं, उन जीवों में उपस्थित कुल जीनों की संख्या ही क्या कहलाती है? जीन पूल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि कोई एक निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र में अलग अलग समष्टियां हैं। जैसे हम बात करें एक मनुष्य की समष्टि है, मानव की समष्टि है, और किसी जानवर की समष्टि, जैसे हम बात करें किसी डॉग की, किसी कुत्ते की समष्टि है, और भी किसी जानवर की समष्टि वहां हो सकती है। ठीक है? तो उस निश्चित क्षेत्र में हम ये बात कहेंगे कि जो मनुष्य की आबादी है, उस जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में जो कुल उपस्थित जीनों की संख्या है वो क्या कहलाएगी? उस मनुष्य का जीन पूल कहलाएगा। ठीक है? इसी तरह वहां उपस्थित जो कुत्ते की समष्टि है,
उन कुत्तों में उपस्थित जो कुल जीन है उनकी संख्या उस कुत्ते का क्या कहलाएगी? जीन पूल कहलाएगी, जीन कोष कहलाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो समष्टि है उस समष्टि में जितने भी जीव उपस्थित है जो एक ही जाति के हैं, उस जाति के जीवों में जो कुल जीन है उस कुल जीनों के योग को हम क्या कह रहे हैं? जीन पूल हम कह रहे हैं। उसके बाद में हम बात करें एलील। एलील क्या होती है? इसको हम हिंदी में कहें तो युग्म विकल्प। इसके बारे में मैंने पूर्ववर्ती लेक्चर में जब मैंने जेनेटिक्स की क्लास ली थी, आनुवंशिकी की क्लास ली थी, उस समय भी मैंने एलील के बारे में विस्तार से अपनी चर्चा की थी। तो एलील क्या है? एलील क्या है? एक ही जीन के दो एकांतरित स्वरूप जो सेम लोकस पर उपस्थित होते हैं। और लोकस क्या होता है? लोकस होता है गुणसूत्र पर उपस्थित एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई जीन उपस्थित होती है, उसको हम लोकस कहते हैं। ये सिंगुलर, अगर प्लूरल में कहेंगे तो उसको हम लोकाई कहेंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर एक विशिष्ट क्षेत्र उपस्थित है, इस क्षेत्र को हम लोकस कह रहे हैं। और उस लोकस पे क्या है? कोई जीन उपस्थित है। ठीक है, और उस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर, मतलब कि उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वहां पर भी उस जीन का एक एकांतरित स्वरूप मौजूद होगा और उन दोनों को हम क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। तो मैं कहूं कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील। चलो मैं एक बार वापस आपको एलील के बारे में बात करूंगा। जैसे मनुष्य का उदाहरण है, तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? जोड़े में होते हैं। और कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर मैं बात करूं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, अपने को पता है मनुष्य में जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या होता है? और ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। मतलब इनमें गुणसूत्र क्या होते हैं? कई कोशिकाओं की तुलना में अधिक होते हैं। मतलब यहां 46 है तो यहां कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ठीक है, और जब स्पर्म और ओवम का आपस में क्या होता है? मिलन होता है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। और जाइगोट वापस क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। मतलब 23 प्लस 23 46 202 के अंदर फुल है। तो मैं कहूं कि जाइगोट में या भ्रूण में आधे क्रोमोसोम कहां से आते हैं? पैटर्नल साइड से। और आधे कहां से आते हैं? मैटरनल साइड से। मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह 23 जो गुणसूत्र आएंगे वो कहां से आएंगे? पिता से आएंगे। और 23 गुणसूत्र कहां से आएंगे? माता से। और जैसे ही ये भ्रूण के अंदर, युग्मनज के अंदर जाएंगे तो आपस में अपने समान जोड़ों के साथ में जाकर पेयरिंग करेंगे। ये जाते ही पहले अपना पार्टनर ढूंढेंगे। जैसे कि 1 नंबर का क्रोमोसोम है किधर है? पैटर्नल साइड वाला। और जो मैटरनल साइड वाला 1 नंबर का क्रोमोसोम है वो आपस में कैसे है? संरचना में, साइज में बिल्कुल कैसे है? एक दूसरे के समान है, एक दूसरे की कॉपी है। और इन दोनों को हम आपस में क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र हम इनको कहते हैं। तो ये 1 नंबर का जो क्रोमोसोम, ये मान के चलो ये पैटर्नल साइड से आया। और ये 1 नंबर का क्रोमोसोम है वो मैटरनल साइड से आया।
इन दोनों की साइज, इन दोनों की शेप सभी क्या होंगी, बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होती है। पैटर्नल साइड से आने वाले क्रोमोसोम और मैटरनल साइड से आने वाले क्रोमोसोम एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल कॉपी है। अगर मैं कहूं कि इस क्रोमोसोम के इस लोकस के ऊपर, इस लोकस के ऊपर अगर हाइट की जीन उपस्थित है तो इस क्रोमोसोम के बिल्कुल सामने इस लोकस पे भी हाइट की जीन ही उपस्थित होगी। अभी मैंने कहा कि एक दूसरे की बिल्कुल क्या होती है, कॉपी होती है, तो बिल्कुल ये कॉपी नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर अगर इस लोकस पे हाइट को डिटरमाइन करने वाली जीन उपस्थित है तो इसके सामने इस लोकस पे भी हाइट को डिटरमाइन करने वाली जीन ही उपस्थित होगी। लेकिन ये जीन डोमिनेंट भी हो सकती है, मतलब ये माने ये जीन लंबाई को निर्धारित करने वाली को भी हो सकती है, या ये बोनेपन को, इसको मैं स्मॉल एस से कर सकता हूं, मतलब ये टॉलनेस को डिटरमाइन करने वाली जीन है तो हाइट कोई, और ये क्या है, उसकी शॉर्टनेस मतलब ड्वार्फनेस को डिटरमाइन करने वाली जीन है। दोनों ही किसकी, हाइट की। जैसे यहां पर आंखों के रंग का निर्धारण करने वाली जीन है, तो इसके सेम लोकस पे यहां पे भी क्या होगी, आंखों का निर्धारण करने वाली जीन ही होगी। ये हो सकता है कि ये जो जीन है वो आंखों के ब्लैक कलर को डिटरमाइन कर रही है, तो ये हो सकता है ब्लू कलर को डिटरमाइन करने वाली हो सकती है। तो ये जो दोनों जीन है आपस में, ये दोनों जीन आपस में क्या कहलाती हैं, ये दोनों जीन आपस में एलील कहलाती है। क्लियर, ये दोनों जीन आपस में क्या कहलाती है, आपके एलील या युग्म विकृति कहलाती है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम युग्म विकृति और एलील किसको कहते हैं। तो मैंने ये कहा है कि किसी भी जीन के दो जो एकांतरित स्वरूप हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि कोई भी आपकी समष्टि है, उस समष्टि के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर जीन है और उस पर्टिकुलर जीन के जो एलील है उनके समानुपात को हम क्या कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। क्या बात की हमने कि कोई भी एक पॉपुलेशन है, एक समष्टि है, और इस समष्टि में कोई भी एक पर्टिकुलर जीन है और उस पर्टिकुलर जीन के जितने एलील्स हैं उन एलील्स का जो रेशियो है, जो समानुपात है, वो अनुपात या समानुपात ही क्या कहला रहा है, जीन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इस जीन फ्रीक्वेंसी का उस आबादी के जीवों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस जीन फ्रीक्वेंसी का उस समष्टि के जीवों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। क्लियर सी बात। जीन फ्रीक्वेंसी हमने किसको कहा है कि कोई आबादी है, आबादी में कोई पर्टिकुलर जीन है, उस जीन की जितनी भी एलील्स हैं, ठीक है, उन एलील्स के अनुपात को हम क्या कह रहे हैं, जीन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। और उस जीन फ्रीक्वेंसी का उस आबादी के जीवों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके अपने वापस हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। हार्डी-विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम 1908 में दो वैज्ञानिकों को, जो आपको नाम दिख रहे हैं, हार्डी और विनबर्ग द्वारा इस साम्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
और ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत जीन फ्रीक्वेंसी की बात करता है। और ये जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो हमेशा लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होता है। कौन सी पॉपुलेशन के ऊपर? लार्ज। सबसे पहली चीज लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर ये अप्लाई होता है। दूसरी चीज, इस लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जो मेटिंग है वो मेटिंग कैसी होनी चाहिए? रैंडमली मेटिंग होनी चाहिए। जो संगम है वो संगम कैसा होना चाहिए? यादृच्छिक होना चाहिए। तीसरी बात कि जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस है, इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन से हैं? म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, आइसोलेशन, ये सभी इवोल्यूशनरी फोर्सेस क्या है? ऐसी समष्टि के अंदर क्या होने चाहिए? अनुपस्थित होने चाहिए। उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, आनुवंशिक विचलन, पार्थक्य, ये सभी जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं वो ऐसी समष्टि में क्या होने चाहिए? अनुपस्थित होने चाहिए। तो इनके अनुपस्थित रहने के कारण जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसी रहती है? कांस्टेंट बनी रहती है, नियत बनी रहती है। इसे ही हम हार्डी-विनबर्ग का साम्यता का सिद्धांत हम कहते हैं। क्लियर सी बात? हार्डी-विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है वो सन 1908 में हार्डी और विनबर्ग दो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह नियम है वो बड़ी समष्टि के ऊपर लागू होता है, छोटी समष्टि के ऊपर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि छोटी समष्टि में कुछ भी इवोल्यूशनरी फोर्सेस जब उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे तो उसका जो जीन की बारंबारता वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, नियत नहीं बनी रहती, कहने का मतलब। और ऐसी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर जो मेटिंग है, संगम हो कैसी होनी चाहिए? यादृच्छिक होनी चाहिए। और इस समष्टि के अंदर इवोल्यूशनरी फोर्सेज, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, आनुवंशिक विचलन और पार्थक्य क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए। तो इस कंडीशन में पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन की आवृत्ति है वो नियत बनी रहती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? हार्डी-विनबर्ग की साम्यता का सिद्धांत हम। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं। दो तीन इसके अंदर आपके इक्वेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि जब हम जेनेटिक्स पढ़ते थे, जेनेटिक्स में जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हमने बात की थी, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने मटर के पौधे का उदाहरण लिया था और उसकी हाइट के बारे में हमने बात की थी। और हमने बात की थी कि जो मटर का पौधा है उसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट था और एक कैरेक्टर कैसा था? रेसेसिव था। और हम बात कर रहे हैं हाइट के संदर्भ में, हम बात कर रहे हैं तो मटर के पौधे की लंबाई के लिए हमने कैपिटल टी और स्मॉल के लिए हमने स्मॉल टी का यूज किया। ये एक जीन थी और ये जब हमने दो कर दिए तो ये हो गई इसकी एलिमेंट। तो ये पादप था, आपका टोल था, और ये पादप कैसा था? द्वार था। ठीक है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसके जीन को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, और जो रेसेसिव कैरेक्टर की जीन है उसको हम किस से डिनोट कर रहे हैं? क्यू से हम डिनोट उसको करते हैं। क्लियर?
तो सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण के नियम के अनुसार सबसे पहले गैमेट्स का पृथक्करण होगा और ये गैमेट्स आपके ये हमने गैमेट्स बनाए थे, ये गैमेट्स हमने बनाए थे। अब इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मेल की तरह यूज कर रहे हैं और इसको हम प्लांट्स को किसकी तरह यूज कर रहे हैं, एज ए फीमेल प्लांट की तरह हम यूज कर रहे हैं। तो संभावित क्रॉसिंग ये होगी, ये प्रथम पीढ़ी में हमने बात की थी, ठीक है। और जब हम द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में हम क्या करवाते हैं, इसी में सेल्फिंग करवाते हैं। तो हमारे पास में जो रेशियो आता था वो रेशियो क्या आता था, T। ये अपने पास में रेशियो किसमें आता था, F2 जनरेशन के अंदर ये अपने पास में आता है। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो कि जब एफएल पीढ़ी में हम सेल्फिंग करवाते हैं तो ये अनुपात अपने को मिलता है 3:90 और 1। यहां हम देखें कि 25% जो प्लांट अपने को मिले थे वो कैसे मिले थे, होमोजाइगस डोमिनेंट। 50% जो अपने को मिले वो कैसे बने, हेटेरोजाइगोट्स डोमिनेंट। और 25% अपने पास में कैसे मिले, अपने पास में मिले होमोजाइगस रेसेसिव अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो 25, 25, 50 और 50, 100। तो हम बात करें कि P और Q, P प्लस Q इक्वल्स टू 1, ये अपने पास में एक इक्वेशन आती है। P हम किसको डिनोट कर रहे हैं, डोमिनेंट जीन को, और Q हम किसको डिनोट कर रहे हैं, आपके रेसेसिव जीन को हम डिनोट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास में इक्वेशन आ रही है P प्लस Q, इनका जो रेशियो आ रहा है अपने पास में कितना आ रहा है, 100% आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। क्लियर। अब यहां से हम बात करें, देखो इसको और आगे हम देखते हैं। ये T क्या था, इसको हमने डिनोट किया था P से, तो ये क्या हो गया अपने पास में, P स्क्वायर, P स्क्वायर। तो P स्क्वायर अपने पास में क्या है, P स्क्वायर है अपने पास में होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। उसके बाद में एक P ये रहा, एक P ये रहा, 2 P है, 2P, और 2 क्या है अपने पास में, Q, और ये 2Q क्या है अपने पास में, 2PQ है अपने पास में, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। और Q स्क्वायर अपने पास में क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। तो मैं इसको वापस लिख रहा हूं, इसको साफ करके। अपने पास में 2 इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन अपने पास में आई है P प्लस Q इक्वल्स टू 1। यहां पे P क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करने वाली जीन, और Q क्या था, रेसेसिव कैरेक्टर को शो करने वाली जीन। और इन दोनों का जो अनुपात था वो क्या है, 1 आया था, मतलब
इन दोनों जीनों की जो आवृत्ति है वो क्या रहती है, नियत रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इससे आगे जब हमने बात की थी तो ये अपने पास में सेकंड इक्वेशन आई थी, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां पे पी स्क्वायर अपने पास में कौन से थे, होमो जाइगस डोमिनेंट, 2pq अपने पास में क्या था, इटेरो जाइगस डोमिनेंट, और जो क्यू स्क्वायर था ये था अपने पास में होमो जाइगस रेसेसिव। ये तीन तरह के अपने पास में, ये आया था अपने पास में कैपिटल टी की, ये आए थे टी2 और ये आए थे अपने पास में स्मॉल टी और टी। अब ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि कौन सा अल्फाबेट किस चीज को शो कर रहा है। ये तो हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका देख लिया, हार्डिंग इनवर्स लॉ का, लेकिन इसका दूसरा पहलू है न्यूमेरिकल। क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या जाता है इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि होमोजाइगस रेसेसिव, आपको संख्या दे दी जाएगी कि ये लक्षण है और उसके अंदर आपको होमोजाइगस रेसेसिव निकालना है, समयुग्मजीय प्रभावी निकालना है। तो आपको क्या निकालना होगा, क्यू स्क्वायर। आपसे पूछा जा सकता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट विषम युग्मजीय प्रभावी व्यष्टियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपको क्या निकालना है, 2pq आपको निकालना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है समयुग्मजीय प्रभावी व्यष्टियों की संख्या बताइए, तो आपको क्या निकालना है, पी स्क्वायर आपको निकालना होता है। तो ये तो हमने बात की यहां तक। अब हम आगे और बात करें कि जीन फ्रीक्वेंसी की गणना हम कैसे कर सकते हैं। जीन फ्रीक्वेंसी ये हो गया एक एस्पेक्ट, सिंपल सा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैंने आपको बता दी कौन कौन से कंडीशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी की हम गणना कैसे करें। जीन फ्रीक्वेंसी की गणना कैसे करें, ये हम नेक्स्ट, इससे भी काफी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।